हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। ओके बेटा, आप सभी को सप्रम नमस्कार। हाँ जी बेटा, आप जानते हो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना एक चैप्टर शुरू किया था स्टैटिस्टिक्स बुक का, सांख्यिकी वाली किताब का एक चैप्टर शुरू किया, चैप्टर नंबर 1, जिसमें कि आपको मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या। लास्ट क्लास बस मीनिंग ही पढ़ा भाई, क्या करे, इतना बड़ा मीनिंग था, इतना डीप मीनिंग था कि लास्ट क्लास केवल मीनिंग ही पढ़ पाए कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। और उसके जब मीनिंग को पढ़ा तो भैया दो बातें आई। पहली बात आई कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, आप जानते हो सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस बहुवचन के रूप में सांख्यिकी, इसमें मैंने बताया था कि जो भी चीज नंबर्स में एक्सप्रेस की जा सके, जिसको भी संख्याओं में व्यक्त किया जा सके, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। और दूसरा आपको बताया था मैंने स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस का मतलब है 5 स्टेप से। इस 5 स्टेप में क्या आता है कि शुरू से लेके डाटा कलेक्ट करने से लेके उससे क्या रिजल्ट निकला, ये सारी बातें किसमें आती है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट मींस उनका संकलन करना, उनको इकट्ठा करना। दूसरा डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज बोले तो उनको अरेंज करना। तीसरा डेटा को प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, बोले तो उस डेटा जो आपने कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको प्रेजेंट मीन उसको टेबल में शो करो या उसको डायग्राम में शो करो। चौथा डेटा का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। अब जो आपके पास डेटा आ गया टेबल में या डायग्राम में, उससे मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, या फिर डिस्पर्जन निकालना, कोरिलेशन निकालना, इंडेक्स नंबर निकालना। और पांचवा इंटरप्रिटेशन, निर्वाचन, जिसका मतलब यह होता है कि जो डेटा आपने निकाला उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है क्या, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये 5 बातें बोले तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इनको ही हमने नाम दिया स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ये रही 5 बातें, और ये पांचों बातें आपको मैंने पढ़ाई थी। और आज की इस क्लास में टॉपिक नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मार्क कर लो, एग्जाम में 4 नंबर में आएगा। अरे भैया मैं क्या बोल रहा हूं, अरे मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा इसको मार्क कर लो, एग्जाम में 4 नंबर में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स की विशेषता क्या है। तो अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, मैं इसकी विशेषता की बात करूं, हाँ जी, तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स की बात करूं, विशेषता की बात करूं, तो उसकी 4 विशेषता है। अब कितनी विशेषता है? 4। मैं मुंह से बोलो 4, बट ऐसे पढ़ना है कि घर वालों को लगे हाँ लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। समझ में आ गया? घर का दीपक बनना है। दीपक बोले तो घर को प्रकाशित करना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। और लड़की हो तो घर की ज्योति बनना है। ज्योति बोले तो वही घर को प्रकाशित करना है और घर वालों का नाम रोशन करना है। तो दीपक बनो या ज्योति बनो, पर बनो। अगरबत्ती में बनना, बस धुआं धुआं धुआं, अगरबत्ती नहीं बनना, दीपक या ज्योति बनना है। अब सुनो, सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। अब सुनो बेटा, एग्रीगेट का मतलब क्या है? बेटा एग्रीगेट का मतलब है यहां पर ग्रुप। एग्रीगेट का मतलब यहां पर किससे बेटा? समूह से। एग्रीगेट का मतलब है ग्रुप्स। और फैक्ट्स का मतलब क्या है बेटा? फैक्ट्स का मतलब है न्यूमेरिकल डेटा। यहां पे फैक्ट्स का मतलब क्या है जी? फैक्ट्स का मतलब है न्यूमेरिकल डेटा। यहां पे तथ्य का मतलब क्या है जी? यहां पर तथ्य का मतलब है संख्यात्मक आंकड़े। बेटा क्या मतलब है? संख्यात्मक आंकड़े, न्यूमेरिकल डेटा। तो अब सुनेंगे मेरी बात को बहुत ध्यान से। हाँ भाई दीपक और ज्योति सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। जो स्टैटिस्टिक्स है आर ग्रुप, एग्रीगेट मत पढ़ो, आर ग्रुप, फैक्ट मत पढ़ो, ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अरे भाई ये तो मैं पहली क्लास से बोलता हुआ आ रहा हूं कि जो भी न्यूमेरिकल चीज होती है, जिनको भी संख्याओं में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जिनको भी हम संख्याओं में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी को तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो वही तो बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर ग्रुप। ग्रुप मीन्स क्या? ग्रुप मीन्स क्या? समूह ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जिनको फॉर एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल देखो, मान लो कि भैया 5 बॉय है, एक बॉय ये हो गया, एक बॉय ये हो गया, एक बॉय ये हो गया, एक बॉय ये और एक बॉय ये। बेटा 5 बॉय है, इन पांचों की एज पूछी, इसने बोला 17 साल, इसने बोला 16, इसने 17, इसने 18, इसने बोला 20। इन पांचों ने अपनी एज बोली। अब सुनो बात को बहुत ध्यान से, तो यहां पे पहले बात ग्रुप है, ये सारा क्या है जी, ये सारा का सारा एक ग्रुप है, ये पूरा का पूरा क्या एग्रीगेट है। एग्रीगेट मींस क्या, ये पूरा समूह पूरा ग्रुप है। और दूसरा ये किसका ग्रुप है, न्यूमेरिकल डेटा का। देखो ना 17 क्या एक संख्या है, 16 का एक संख्या है, 17 क्या है संख्या संख्या संख्या, ये इन सब की एज है, इन सब की आयु है। तो यहां पे क्या है, एक एग्रीगेट है न्यूमेरिकल डेटा का। तो क्या इनको मैं स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करूंगा, क्या मैं इनको स्टैटिस्टिक्स में शामिल करूंगा? यस। तो स्टैटिस्टिक्स आर द ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल डेटा या फिर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। आप एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है, आप एक अच्छी लैंग्वेज बोल रहे हो। आप ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बोलोगे तब भी ठीक है। समझ में आ गया? अब एक बात आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बेटा 5 लोग थे तो आप आपस में कंपेयर कर पा रहे हो। 5 लोग हैं तो आप देख पा रहे हो किसकी एज ज्यादा है, किसकी एज कम है, आप आपस में कंपेयर कर पा रहे हो। 5 लोग हैं तो आप इनका मीन, आप इनका माध्य भी निकाल लोगे। आपको मीन निकालना आता है, आपने बचपन में सीखा था कि जब वे सबको जोड़ देंगे, जब सबको जोड़ 17 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 20 और 1 2 3 4 5 कि सबको जोड़ दूंगा और 5 से डिवाइड कर दूंगा तो आप इसका मीन भी निकाल लोगे। लेकिन एक बात सुनो, अगर ये पांचों ना होते, अगर केवल एक होता, अगर केवल एक ही पर्सन होता, वो पांचों ना होते, इट मींस मान लो पर्सन ए है केवल जिसकी एज 17 साल की बने, तो याद रखना ये न्यूमेरिकल डेटा तो है, ये न्यूमेरिकल डेटा तो संख्या में तो है, लेकिन ये ग्रुप में नहीं है। 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि संख्या होनी चाहिए न्यूमेरिकल, पहली बात। दूसरा वो ग्रुप में होना चाहिए, इट मींस कम से कम 2% तो होना चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, मीन निकालने के लिए। अब एक सिंगल पर्सन, क्या आप इसका मीन निकाल लोगे? अरे मीन निकालने के लिए चीजों को ऐड करते हैं और संख्या से डिवाइड करते हैं, इसका कोई भी मीन, कोई भी माध्य नहीं निकल सकता। तो याद रखना, इसको मैं स्टैटिस्टिक्स, इसको मैं सांख्यिकी नहीं कहूंगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की 2 विशेषता है। पहली विशेषता क्या, एग्रीगेट ग्रुप में होना चाहिए, दूसरी क्या, संख्या में होना चाहिए। यहां पे संख्या में तो है लेकिन ग्रुप में नहीं है। अगर इसके साथ एक पर्सन और होता बी तो ये स्टैटिस्टिक्स था, बिकॉज 2 लोग आ गए। याद रखना, एक सिंगल संख्या कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। एग्जाम में आता है अक्सर एज ऑफ राम इज 25 ईयर्स, राम की एज 25 साल है, बताओ ये स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है? बच्चा सोचेगा अरे 25 साल की बने हैं, हाँ बच्चा सोचेगा स्टैटिस्टिक्स है, नहीं है भाई, सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स के लिए एटलीस्ट 2% तो आपको चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद, देखो आ गया सिंगल नंबर। स्टैटिस्टिक्स एक सिंगल नंबर के साथ, एक सिंगल वैल्यू के साथ कोई भी डील नहीं करता, क्योंकि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू से कोई भी निष्कर्ष, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। एक सिंगल वैल्यू से आप मीन नहीं निकाल सकते, एक सिंगल वैल्यू को आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। आगे बोल रहा है इट इज ओनली अ ग्रुप ऑफ एग्रीगेट। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, समूह है, ये एग्रीगेट है किसका, न्यूमेरिकल फैक्ट का, न्यूमेरिकल डेटा का। दैट कैन बी कंपेयर, उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको एनालाइज, आपने पढ़ा एनालाइज मीन मीडियन मोड कर सकते हैं।
गिव आउट मीनिंगफुल रिजल्ट, वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट देगा कि इसका मीनिंग क्या है। एक सिंगल वैल्यू से कोई भी मीनिंग नहीं निकलने वाला, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ मतलब समझना है, कुछ मतलब निकालना है, इंटरप्रिटेशन करना है, तो एटलीस्ट दो चीज तो होनी ही चाहिए, दो संख्या तो होनी ही चाहिए। तो ये थी विशेषता नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाती है, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। तथ्य मींस क्या? तथ्य मींस क्या? आंकड़े, संख्यात्मक आंकड़े। तो सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का समूह है, क्योंकि उसकी आपस में तुलना की जा सकती है या फिर अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, कि ऐसे अर्थ जिसका अपने आप में पूरा क्या हो, कोई मीनिंग हो, अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। विशेषता नंबर 1। विशेषता नंबर 1 क्लियर है? जल्दी बोलो यार जी। यस। फीचर्स नंबर 1 क्लियर है, जिसमें बोलता है दो बातें कि पहला एग्रीगेट होना चाहिए, एग्रीगेट मींस समूह होना चाहिए, और दूसरा एग्रीगेट के साथ साथ वो न्यूमेरिकल डेटा भी होना चाहिए, वो संख्या में भी एक्सप्रेस होना चाहिए। विशेषता नंबर 1। अगला विशेषता नंबर 2 क्या है? अगर विशेषता नंबर 2 की बात करूं तो आगे वही न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, कि स्टैटिस्टिक्स में केवल वो बातें आती है जिनको संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज को संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हो, किलोमीटर को संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हो, वर्ष को, साल को संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जिनको संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप किसी की ईमानदारी, सुंदरता, बेईमानी, उसके मन में छल कपट, उसका अधर्म आप संख्या में, उसका नीचपन आप संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते भाई। आप संख्या में क्या किसी की ईमानदारी, किसी की हैंडसमनेस, किसी की ब्यूटीफुलनेस आप संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं जी। तो याद रखना, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी जिनको संख्या में एक्सप्रेस। लास्ट क्लास अरे पढ़ाया था कि डेटा दो होते हैं, एक होते क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा बोले तो वो डेटा जिनको संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक होते क्वालिटेटिव डेटा जिनको संख्या में एक्सप्रेस नहीं करते, मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े। तो न्यूमेरिकल डेटा को स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा, लेकिन वो डेटा जिनको संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते यार, उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते। इस बात को याद रखो। क्या लिखा है? स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स दैट टाइप ऑफ डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर्स, जिनको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सके। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट मींस गुण, ऐसे गुण जो क्वालिटेटिव, गुणात्मक गुण जो होते हैं, जैसे कि क्या? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता। क्या आप इनको संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हो? क्या लिखा है? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, जिनको संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हम उसको सांख्यिकी नहीं कहेंगे। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस वो लिखा हिंदी में संख्याओं में व्यक्त। सांख्यिकी के अंतर्गत वे आंकड़े शामिल होते हैं जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक आंकड़े जैसे कि ईमानदारी, सुंदरता आदि, जिन्हें संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें सांख्यिकी नहीं कहा जाता है। दो बातें हो गई। अरे दो बातें हो गई, ठीक है। बात नंबर 3, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेस। अनेक कारणों से प्रभावित हो बेटा। स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा। डेटा मींस इंफॉर्मेशन, सूचना। और कौन सूचना? वो सूचना जिसको संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं इस देश में कितने गरीब लोग हैं, उनकी सूचना लेकर आओ, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। इस देश में कितने लोगों ने इस साल जन्म लिया, उनकी सूचना लेकर आओ, तो जन्म को हम संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। आपके टेस्ट में या पूरी क्लास के टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए, तो आपके जितने जितने मार्क्स आए वो मार्क्स स्टैटिस्टिक्स है, तो उनको संख्या में एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन बताओ, क्या इस संख्या में बदलाव नहीं हो सकता है? इस संख्या में बदलाव हो सकता है। स्थिति के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार यह संख्या बदल सकती है। अगर मैंने बोल दिया कि देश में 2 करोड़ लोग गरीब है, तो क्या गरीब केवल 2 करोड़ ही रहेंगे? क्या स्थिति के अनुसार उन गरीबी की संख्या में
परिवर्तन नहीं होगा, होगा क्या पता वो गरीब 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाए, या क्या पता 2 करोड़ से 1 करोड़। तो स्थिति के अनुसार अनेक कारणों से संख्याओं में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेस। ये कहना चाह रहा है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है वो भी अनेक कारणों से प्रभावित होती है, क्योंकि संख्याएं अनेक कारणों से बदल सकती है। ठीक है, तो विशेषता नंबर तीसरी यही है, विशेषता नंबर तीसरी यही है कि अनेक अनेक कारणों से, अगेन बोल रहा हूं, विशेषता नंबर तीसरी क्या है, अनेक अनेक कारणों से, अनेक अनेक स्थिति के अनुसार संख्याओं में परिवर्तन हो सकता है। अगर आज आपके 80% मार्क्स आए तो कल भी क्या आपके मार्क्स 80% ही आएंगे? अगर आप पढ़ लोगे, आप अगर थोड़ी सिचुएशन में चेंज लेकर आओगे, थोड़ा पढ़ लोगे, कि आपके मार्क्स 80% से 90% हो सकते हैं ना, तो उसको तो बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में परिवर्तन हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय, प्रभावित होते हैं मल्टीपल ऑफ कॉजेस। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, मान लो मैंने बोला कि जाओ देश में, अब सुनना बहुत ध्यान से देखो, मैंने बोला कि जाओ एक देश में जितनी डेथ हुई है, जितनी मृत्यु हुई है, उनके आंकड़े लेकर आओ। मैंने क्या बोला, एक देश में जितनी डेथ हुई है, जितनी मृत्यु हुई है, उनके आंकड़े लेकर आओ। और भाई साहब मान लो 1000 पीपल, ये बोलते हैं कि देश में 1000 लोग मरे, लेकिन मैं बोलता हूं नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता, 1000 से काफी ज्यादा मरे। तो उनसे मैंने पूछा तू 1000 जो लेकर आया वो कौन से लेकर आया? तो बोलता है मैं 1000 वो लोग लेकर आया हूं जो केवल एक्सीडेंट से मरे हैं, जो केवल दुर्घटना की वजह से मरे हैं, कि गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और टपक गए। मैं तो उनके आंकड़े लेकर आया हूं। अब बताओ क्या जो 1000 लोग मरे क्या केवल 1000 लोग है? क्या डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, वो अनेक कारणों से प्रभावित नहीं हो सकती है। कंपलसरी थोड़ी है कि जो सिर्फ डेथ रेट में, कंपलसरी है कि डेथ रेट में केवल वो बंदा आएगा जो एक्सीडेंट से मरे? नहीं भाई, क्या पता कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी डिजीज की वजह से, जो किसी बीमारी की वजह से मरे हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी ठंड पड़ने की वजह से मर गए, कुछ लोग हीट गर्म की वजह से मर गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी ठंड पड़ने की वजह से मर गए, कुछ लोगों ने सुसाइड किया, ठुकरा के मेरा प्यार खिचक, इसमें क्या नस काट ली, सुसाइड कर लिया या फांसी लटक गए। तो अनेक कारणों से जो है डेथ हो सकती है। तो बताओ क्या डेथ रेट है, ये अनेक कारणों से प्रभावित नहीं होती है ना। जो एक देश में मृत्यु दर है, क्या उसकी संख्या 1000 रहेगी? क्या वो 1000 से आगे पीछे ऊपर नीचे हो नहीं सकती? अरे हो सकती है ना, क्योंकि डेथ रेट के पीछे केवल एक्सीडेंट ही कारण नहीं होता, और भी अनेक, क्या पता किसी ने क्या कर दिया हो, मर्डर कर दिया हो। तो डेथ रेट के पीछे केवल एक ही कारण नहीं होता, अनेक कारणों से ये संख्या जो 1000 है परिवर्तित होगा। ये 1000 से क्या पता 2000 हो जाए, और क्या पता 1000 से ये 500, क्योंकि बहुत सारे कारण है। तो वही तो बोल रहा है, जो संख्या है, स्टैटिस्टिक्स माने संख्या, जो संख्या है वो अनेक कारणों से प्रभावित तो हो सकती है। जो डेथ रेट है वो एक्सीडेंट से, बीमारी से, गर्मी से, सर्दी से, मर्डर से, सुसाइड से, अनेक कारणों से प्रभावित हो सकती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेस, अनेक कारणों से प्रभावित होना। क्या लिखा है? देयर आर सेवरल, मींस बहुत सारे, देयर आर सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे कारक या कारण हैं विच अफेक्ट स्टैटिस्टिक्स, जो सांख्यिकी को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डेटा रिलेटिंग टू अ नंबर ऑफ डेथ इन ए टाउन आर स्टैटिस्टिक्स। मैंने बोला एक शहर में जितने लोग मरे, उनकी संख्या क्या है? स्टैटिस्टिक्स से सांख्यिकी। बिकॉज संख्या माने क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा माने क्या होता है? सांख्यिकी। अबे सांख्यिकी का मतलब ही क्या है? जिनको संख्या में एक्सप्रेस कर सके, सांख्यिकी, संख्या। तो मैंने क्या बोला कि मानो एक शहर है, एक शहर में जितने लोग मरे हैं
जितने लोग मरे हैं उनकी संख्या, मैंने क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स। अब बोल रहा है क्या मरने के पीछे केवल एक कारण होगा? नहीं, उस संख्या के पीछे अनेक कारण हो गए। जो संख्या आपके सामने आई उसके पीछे मल्टीपल ऑफ कॉज, बहुत सारे कारण हो गए। क्या लिखा है? देयर आर सेवरल कॉजेस ऑफ ए डेथ। लेकिन उस एक संख्या के पीछे, उस एक डेथ के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि क्या पता वो एक्सीडेंट से मरा हो, जैसे कि क्या पता डिजीज से मरा हो, क्या पता हंगर भूख से मरा हो, हीट गर्मी से मरा हो, कोल्ड ठंड से मरा हो। इफ डेटा रिलेट टू ओनली वन कॉज से एक्सीडेंटल डेथ, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि डेथ, और डेथ में केवल मैंने इसको शामिल किया, तो याद रखना ये स्टैटिस्टिक्स गलत है, क्योंकि डेथ का मतलब डेथ आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सी डेथ। डेथ मींस मर गए। अब किसी भी कारण से मरे, आपको सभी कारण को शामिल करना पड़ेगा। अगर मैं ये बोल दूं डेथ बाय ओनली एक्सीडेंट, और उसको मैं डेथ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक देश में 1000 लोग मरे, अब बस मैंने 1000 लोग मरे, लेकिन मेरे माइंड में क्या है, मैं केवल एक्सीडेंट वाली बात कर रहा हूं, तो ये गलत है। जितने लोग मरे उन सब की बात करो, भले ही वो एक्सीडेंट से मरे हो या किसी और कारण से मरे हो। मेरे कहने का मतलब ये है, आप केवल एक ही चीज के डेटा लोगे कि आपने इतनी बड़ी टर्म डेथ बोल दी, लेकिन आप बात करो केवल एक्सीडेंट की, तो गलत है। या तो आप क्लियरली बोलो कि मैं केवल एक्सीडेंट वाली डेथ की बात कर रहा हूं, तो मुझसे बोलो कि भाई जिस डेथ की बात कर रहा हूं वो केवल एक्सीडेंट वाली है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि डेथ रेट जितने लोग मरे, तो जितने लोग किसी भी कारण से मरे सबको शामिल करना पड़ेगा, फिर आप उसमें केवल एक्सीडेंट वाले शामिल नहीं होते। मैंने बोला पार्टी में ये क्लास आएगी, इट मींस अब उस क्लास के सारे बच्चे आएंगे। अगर किसी स्पेशल बच्चे को बुलाना है तो उसका नाम बोलना पड़ेगा कि केवल मोहन आएगा, अदरवाइज पूरी क्लास। तो अगर डेथ रेट में एक्सीडेंट हुआ है तो बोलना पड़ेगा कि ये केवल एक्सीडेंट वाले बंदे हैं, अदरवाइज डेथ रेट में सबको शामिल करो जिन जिन कारण से लोग मरे हैं। तो ये तो बोल रहा है कि इफ डेटा रिलेट टू ओनली वन कॉज, अगर मैं सिर्फ एक ही कारण की बात करूं कि एक्सीडेंट से मरने वाले लोग, तो याद रखना द डेटा विल नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। फिर मैं उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहूंगा। जितने भी कॉजेज है उन सभी कॉजेज को स्टैटिस्टिक्स में शामिल करना होता है। ये हो गए 4 फीचर। फीचर नंबर 5, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। कलेक्टेड, अरे कलेक्टेड तो मैंने पढ़ाया है। कलेक्टेड मींस क्या होता है? कलेक्टेड मींस जाना और जाकर डेटा लाना। याद है आप लोगों को कि स्कूल में गया था और 500 बच्चों के नाम लिख के आया था। अब सुनो, उन 500 बच्चों की केवल मैंने एज पूछी थी, एज, क्योंकि मेरे को कैटेगरी करनी थी 18 साल से नीचे वाले कौन है, 18 साल से ऊपर वाले कौन है। अब देखो मेरे माइंड में था कि मेरे को आगे एज का, फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म भरवाना था मुझे, लाइसेंस, चलो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, तो मेरे माइंड में था कि इनसे एज पूछूंगा और एज के अकॉर्डिंग चलेगा पता किसका लाइसेंस बनना है किसका लाइसेंस नहीं बनना। तो मेरे माइंड में सेट था कि लाइसेंस बनवाना है, तो मुझे पता है लाइसेंस बनवाने के लिए मेरे को एज पूछनी है। अगर आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, और फिर आप डेटा लेके आओगे, तो क्या पता जो डेटा आप लेकर आए वो आपके काम ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कूल में गया और ये पूछ के आ गया कि आपके फैमिली में कितने भाई बहन हैं। सुनना बहुत ध्यान से। मैं एक स्कूल में गया और ये पूछ के आ गया कि आपकी फैमिली में कितने ब्रदर एंड सिस्टर है, और ये डेटा मैं लेकर आ गया। ठीक है, कि मान लो मेरे बॉस, तो मुझे कोई काम, देखो मेरे बॉस ने मुझे कोई काम देना था। मेरे बॉस ने बोला कि तुझे कल एक स्कूल भेजूंगा, कुछ काम है। अब मैं थोड़ा एडवांस चल गया, बॉस ने बोला कल भेजूंगा, मैं आज ही स्कूल में चला गया और आज स्कूल में जाके मैं क्या पूछाया कि आपके कितने भाई बहन है। मैं ब्रदर और सिस्टर पूछ के आ गया कि आपके कितने भाई बहन है। अब देख रहे हो मुझे पता नहीं क्या काम है, मैं अपने मन से ही चला गया और डेटा लेकर आ गया कि हर एक स्टूडेंट के कितने भाई बहन है। मैं ये डेटा लेके आ गया। अब मेरे बॉस ने मुझे कल बोला कि स्कूल जा डेटा लेके आ। मैं क्या बोलता हूं, बॉस देखो, अरे आपके बोलने से पहले ही मैं डेटा लेके आ गया। बोलते हैं वेरी गुड, ला डेटा दे। तो जब बॉस ने मुझसे बोला कि डेटा दे, तो मैंने बोला बॉस देखो कि इसके इतने भाई है, इसके इतनी बहन है, इसके इतने भाई, इसकी इतनी बहन है। बॉस गुस्सा हो गए। बॉस ने बोले
तेरे को पता था कि मुझे किस काम के लिए भेजना है? बॉस ने बोला मेरे को इस काम के लिए भेजना था कि उनकी घर की इनकम कितनी है। मतलब हर स्टूडेंट की घर की इनकम पूछ के आनी थी, हर स्टूडेंट की घर की इनकम पूछ के आनी थी। और तो क्या पूछ के आ गया कि भाई बहन कितने हैं। मैंने गलती क्यों करी? मैंने गलती इसलिए करी क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्टिव पता नहीं था किस पर्पस के लिए आंकड़े चाहिए। जब तक आपको ऑब्जेक्टिव पता ना हो, भाई बॉस का ऑब्जेक्टिव क्या था, उनको इनकम जाननी है, लेकिन मेरे को उस ऑब्जेक्टिव के बारे में पता नहीं था और मैं ऐसे ही गया और क्या लेके आ गया, भाई बहन कितने हैं। बताओ यहां पे कौन गलत है? मैं गलत हूं ना, क्योंकि मेरे को उद्देश्य पता नहीं था कि बॉस को काम क्या है। बॉस को काम क्या है? भाई बॉस को इनके इनकम सर्टिफिकेट बनवाने थे, इसलिए बॉस ने बोला था सबकी इनकम पूछ के आनी है। और मैं क्या पूछ के आ गया? मेरे को लगा राशन कार्ड बनवाना है, मैं भाई बहन पूछ के आ गया। अब मुझे पता होता कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो मैं इनकम पूछ के आता, लेकिन मुझे लगा राशन कार्ड बनवाना है, मैं भाई बहन पूछ के आया कि कितने घर में फैमिली मेंबर है। तो बताओ, अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव पता होता कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो मैं इनकम पूछ के आता ना। मेरे को ऑब्जेक्टिव नहीं पता था, तो जो मैं भाई बहन के आंकड़े लेकर आया, जो भाई बहन के डेटा लेकर आया, क्या वो डेटा किसी काम के है? नहीं, वो डेटा किसी काम के नहीं है। यहां पर मेरा टाइम वेस्ट हो गया, यहां पर मेरी मेहनत वेस्ट हो गई, और जो मेरा पैसा लगा आने आने का भाड़ा, कुछ खाने पीने का भाड़ा, वो भी मेरा वेस्ट हो गया। तो याद रखना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता ना हो तो उससे पहले आप डेटा कलेक्ट मत करो। एक बात बताओ, कोई आपको फॉर्म भरना है, क्या आपको पहले से पता होता है कि इस फॉर्म में ये लगना है? नहीं, आप जाते हो साइबर के हवाले से पूछते हो कि इस फॉर्म में क्या क्या लगेगा, देन आप इकट्ठे करते हो डॉक्यूमेंट्स। ये नहीं कि मेरे को पहले ही पता है फॉर्म में ये लगना, नहीं, आपको नहीं पता कि फॉर्म में क्या क्या लगेगा। आप पहले ऑब्जेक्टिव देखो कि फॉर्म भरना किसका है, उसमें लगता क्या क्या है, देन आप घर में जाकर कलेक्ट करो डेटा कि मेरे को ये वाला फॉर्म, मेरे को ये चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, मेरे को राशन कार्ड चाहिए, मेरे को अपने 10th की मार्कशीट चाहिए, मेरे को 12th की मार्कशीट चाहिए, मेरे को जो है अपना पासपोर्ट फोटो चाहिए, ठीक है, मेरे को अपना जो है अकाउंट नंबर चाहिए, क्योंकि आपको पता है इस फॉर्म में ये लगेगा। लेकिन अगर पता नहीं होता तो आप कुछ भी लेके चले जाओगे, क्या फॉर्म भर देगा? वो बोलेगा इसमें तो आपका बिजली का बिल है ही नहीं, घर से वो लेके आओ, लगे दोबारा मेहनत। तो याद रखना, जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो, उद्देश्य क्लियर ना हो कि किस उद्देश्य से डेटा कलेक्ट करने हैं, तब तक डेटा कलेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि क्या पता वो डेटा आपके काम ही ना आए। जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो, उद्देश्य क्लियर ना हो, आप जाकर खाली पीली में हीरो बनने के लिए डेटा कलेक्ट मत करो। क्या पता जो डेटा लेकर आप आओ वो काम ही ना आए। ये भाई बहन के आंकड़े में लेके आया, क्या मेरे बॉस से काम आए? बिल्कुल काम नहीं है। मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा, मेरे को अगेन जाना पड़ेगा, और अगेन जाके मेरे को अब इनकम पूछनी पड़ेगी, मेरी डबल लग जाएगी मेहनत। समझ में आ गया? तो वही यहां पर कहना चाह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। इट मींस प्री डिटरमाइंड, पहले से ही तय कर लो कि पर्पस क्या है। अगर पर्पस पता होगा पहले से ही तो मैं उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करूंगा। क्या बोल रहा है? बिफोर कलेक्टिंग द डेटा, आंकड़े कलेक्ट, डेटा कलेक्ट, सूचना कलेक्ट करने से पहले, द पर्पस ऑफ देयर कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड। जो उनका उद्देश्य, जो उनके कलेक्शन का उद्देश्य वेल डिफाइंड, अच्छे से परिभाषित होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए मेरे को डेटा चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए डेटा मेरे को चाहिए। अदरवाइज इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस। इसका मतलब है अदरवाइज वो आपका सर्व एनी पर्पस, वो आपका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। वो डेटा आपका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं करेगा अगर आपको पता ही नहीं है किस पर्पस से मेरे को डेटा चाहिए। Rather it would lead to wrong, और क्या होगा? उससे रॉन्ग, गलत निष्कर्ष भी निकल सकता है। उस गलत डेटा से, उस गलत आंकड़ों से रॉन्ग कंक्लूजन, गलत निष्कर्ष भी निकल सकता है। तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य, सांख्यिकी में आंकड़े सदैव पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते हैं। कि जो भी आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो उनका पहले से कोई पर्पस होना चाहिए। बिना उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों का सांख्यिकी में कोई स्थान नहीं। इट मींस उद्देश्य नहीं है और फिर भी आपने आंकड़े, डेटा इकट्ठे कर लिए तो सांख्यिकी में उसका कोई स्थान नहीं है, बिकॉज वो किसी काम के नहीं है। ये भाई बहन का डेटा किस काम के है? आज ही किसी काम के नहीं है भाई। मुझे इनकम चाहिए थी, आप भाई बहन लेके आ गए।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तो हमने पढ़े क्या जी, हमने पढ़े आपके क्या पढ़े फीचर्स। बेटा अब पढ़ेंगे लिमिटेशन, कमियां, कि स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है। ओहो निकल गई, लुक जा। हाँ अब हमको ये पढ़ना है। हाँ भाई बांगड़ू, क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स की कमियां क्या है, अब हमको ये पढ़ना है। देखो सबसे पहली कमी आप जानते हो, स्टडीज न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। सबसे पहली कमी कि स्टैटिस्टिक्स केवल संख्यात्मक आंकड़ों की स्टडी करता है, जिन आंकड़ों को संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स में उनका कोई भी रोल नहीं है। जिन चीज को आप संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स उनकी स्टडी नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स केवल न्यूमेरिकल फैक्ट, न्यूमेरिकल डेटा की स्टडी करता है। पहला बार बहुत इजी था क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो पहली क्लास से कि न्यूमेरिकल डेटा होगा तो स्टैटिस्टिक्स होगा, न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। क्या बोल रहा है? स्टैटिस्टिक्स डील्स विद क्वांटिटेटिव, अरे पढ़ाया था मैंने, क्वांटिटेटिव जिनको मात्रात्मक डेटा याद है, भूल गए? क्वांटिटेटिव डेटा लास्ट क्लास पढ़ाया था, जिनको संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स डील किस में डील करता है? वो केवल क्वांटिटेटिव डेटा में डील करता है। एनी फैक्ट, कोई और तथ्य या एनी एट्रीब्यूट मींस गुण, कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसा गुण विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, जिनको संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, विल नॉट बी सब्जेक्ट मैटर मींस वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है, विल नॉट बी द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप सब्जेक्ट मैटर के स्थान पर पार्ट भी लिख सकते हो कि वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है क्योंकि इसको संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो कमी नंबर 1, ये केवल संख्या वाली बात करता है, बिना संख्या वाली बात को स्टैटिस्टिक्स में शामिल नहीं करते। ये कमी है ना इसकी यार, कि भाई बिना संख्या वाली बात कहां जाएगी, बिना संख्या वाली बात कहां जाएगी? अच्छा संख्या में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है, बिना संख्या वाली बात कहां जाएगी वो पढ़ाऊंगा आगे। बिना संख्या वाली बात जाएगी माइक्रो इको में, स्टैटिस्टिक्स में नहीं। स्टैटिस्टिक्स में केवल संख्या वाली बात आती है, जो बात है बिना संख्या की होती है बेटा फिर कहां पढ़ाऊंगा? माइक्रो इको में। माइक्रो इको के अंदर पढ़ाऊंगा कि ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, स्वाद, इन सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कहां पढ़ाऊंगा? इको में, माइक्रो इको में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी, वहां पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहां क्या पढ़ना है? जिनको केवल संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? स्टैटिस्टिक्स केवल संख्याओं का अध्ययन करता है, केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक तथ्य जैसे कि ईमानदारी, मित्रता, सुंदरता आदि का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं करते। ये होगी कमी नंबर 1, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमी नंबर 2, इट डील्स विद एग्रीगेट ओनली। अरे पढ़ाया था कि केवल ग्रुप होगा तो ही बात होगी। एक सिंगल वैल्यू स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल दिया था कि केवल राम है, उसकी एज 17 साल है, क्या आप उसे कंपेयर कर लोगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आप उससे मीन मीडियन मोड निकाल लोगे? जी नहीं निकाल पाएंगे। तो ना तो कंपेयर हो रहा, ना मीन मीडियन मोड निकल रहा, तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एक सिंगल वैल्यू, अब लेक्चर के बताया शुरू में ही, एक सिंगल वैल्यू स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए कम से कम 2 वैल्यू या पूरे ग्रुप का होना कंपलसरी है। क्या लिखा है? इट डील्स विद एग्रीगेट मींस क्या होता है? ग्रुप। इट डील्स विद ग्रुप ओनली, इट डील्स विद एग्रीगेट ओनली। स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विद ग्रुप ऑफ नंबर, वो केवल संख्याओं के समूह की बात करता है, या फिर एग्रीगेट पूरे ग्रुप की बात करता है। एन इंडिविजुअल फिगर, इंडिविजुअल मींस अकेली, इंडिविजुअल मींस अकेली, एक अकेली संख्या, अकेली फिगर हैज नो सिग्निफिकेंस में महत्व, उसका स्टैटिस्टिक्स के अंदर सांख्यिकी में कोई भी महत्व नहीं होता। क्या लिखा है? सांख्यिकी में केवल तथ्यों के समूह मींस क्या? पूरे ग्रुप का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मींस क्या होता है? अकेला। इसमें अकेली इकाइयों का, इकाई मींस यूनिट, इसमें अकेली यूनिट का, अकेली इकाई का, या फिर क्या किसी विशेष मींस क्या किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं होता। समझ में आया?
तो ये थी समस्या नंबर 2 कि पूरे ग्रुप की बात करता है, एक सिंगल पर्सन की बात ही नहीं करता। अब एक सिंगल पर्सन की बात कहां कराऊंगा, माइक्रो में बताऊंगा एक सिंगल पर्सन के स्वाद को कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेस। ओहो, ये बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स से निकलने वाले आंसर हमेशा 100% ट्रुथ नहीं होते, हमेशा 100% सच नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जो साइंस है, साइंस के निकलने वाला एक्सपेरिमेंट, साइंस के निकलने वाला आंसर यूनिवर्सली ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य मींस वो ट्रू है, वो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, साइंस बोलता है कि सूरज से गर्मी लगेगी तो हर जगह सूरज से गर्मी लगेगी। साइंस बोलता है कि चांद होगा तो रात होगी तो हर जगह चांद होगा। साइंस की बातें 100% ट्रुथ होती है, सत्य होती है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स एक साइंस की तरह नहीं है, ये विज्ञान की तरह नहीं है। स्टैटिस्टिक्स की बातें हमेशा 100% सत्य नहीं होती। एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल दूंगा ना तो समझ में आएगा। बेटा आपने कभी सोचा होगा एवरेज, आपने कभी सुना होगा एवरेज, कि बचपन में एवरेज निकालते हैं, एवरेज को बोलते हैं औसत। और आपको एक बात बताऊं मैं आज, और इस एवरेज को ही हम लोग मीन भी बोलते हैं। मीन मीन्स माध्य। अब आप माध्य बोल लो या आप एवरेज बोल लो। एवरेज का मतलब होता है लगभग। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है लगभग, कि मतलब बिल्कुल श्योर नहीं है, लगभग अप्रॉक्स ऐसा ही है। एवरेज माने क्या होता है? अप्रॉक्स, लगभग, कि बिल्कुल श्योर नहीं है। अब एग्जांपल देखना बेटा, मान लो पहले दिन फर्स्ट डे स्कूल में अटेंडेंस ली। जो पहले दिन मैंने स्कूल में अटेंडेंस ली, बेटा मान लो 7 बच्चे आए। ठीक है भाई, टोटल बच्चे 10 है। टोटल बच्चे कितने हैं जी? 10 है। पहले दिन अटेंडेंस ली, 7 बच्चे आए। जब सेकंड डे अटेंडेंस ली, बेटा 6 बच्चे आए। जब थर्ड डे, तीसरे दिन अटेंडेंस ली, तो एक दिन 7 आए, एक दिन 6 आए। अगले दिन बेटा अगेन कितने आए? 7 बच्चे आए। अब जब मैंने इन 3 दिन की अटेंडेंस ली और निकाला मैंने एवरेज कि औसत लगभग कितने बच्चे डेली आ रहे हैं, जब मैंने क्या निकाला एवरेज कि लगभग कितने बच्चे डेली आ रहे हैं, तो एवरेज निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए सबको ऐड करूंगा 7 प्लस कि एक दिन 7 बच्चे, फिर 6, फिर अगेन 7 बच्चे, और डिवाइड किया मैंने किससे? 3 से, तो ये आ गया 20। और अगर मैं 20 को डिवाइड कैसे करूंगा? 3 से, तो कितना आएगा जी? 3 6 18, और बच गया आपका कितना? 2, अगेन 6.6। ये 6.6 आएगा। अरे बात बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि लगभग डेली 6.6 बच्चे आ रहे हैं। 6.6 बच्चे का होता है, इट मीन 6 बच्चे। 6.6 का, एक मिनट, मैंने बोला कि लगभग 6.6 बच्चे आ रहे हैं। अब ध्यान दो कि एक दिन आए 7 बच्चे, फिर आए आपके 6 बच्चे, फिर अगेन आपके आए 7 बच्चे। आपके बच्चे आ रहे हैं, मैंने क्या निकाला? इनका मीन निकाला। मीन बोल लो या एवरेज बोल लो। और जब मैंने इनका एवरेज निकाला, तो एवरेज का मतलब लगभग, कि लगभग डेली कितने बच्चे आ रहे हैं? तो लगभग डेली 6.6 बच्चे आ रहे हैं। अबे 6.6 बच्चे क्या होते हैं? तो बच्चे 6 आएंगे, ये 7 आएंगे। अबे 6.6 बच्चे क्या, कि 6 बच्चे आ रहे हैं और एक बच्चा आधा आ रहा है क्या? बताओ ना। अबे 6.6 बच्चे का मतलब क्या है कि भैया 6 बच्चे आ रहे हैं और एक बच्चा ना आधा आ रहा है। 6.6 तभी तो हो गए कि 6 बच्चे, और एक बच्चा आ रहा है 0.6, वो पूरा नहीं आ रहा वो। अबे भाई पागल हो क्या? या तो 6 बच्चे आ रहे होगे या 7 आ रहे होगे। लेकिन जब मैंने क्या निकाला? इसका मीन निकाला, एवरेज निकाला, तो कितना आ रहा है? 6.6। और 6.6 का मतलब है कि लगभग डेली 6.6 बच्चे आ रहे हैं। अब बताओ, तो 6.6 बच्चे आ रहे हैं, क्या यह बात सत्य है? क्या डेली 6.6 बच्चे आ रहे होंगे? अबे भाई 6.6 बच्चे क्या होते हैं? या तो बच्चे 6 आएंगे या 7 आएंगे। तो कोड़ों बच्चे कैसे आएंगे कि एक बच्चा पूरा के एक बच्चा आधा आ रहा है, अपना बस जो है पैर पर घसोड़ दिए, अपना पेट। अब सोचो यार प्रैक्टिकली। तो इसलिए बोल रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स से निकलने वाले आंसर 100% ट्रूथ, ऑलवेज सत्य नहीं होते। ये 6.6 बच्चे कुछ नहीं होता है, तो 6 हो गया 7। तो वही तो बोला है भाई, क्या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट
आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेस, एक एवरेज बेस पर, एक औसत के आधार पर ट्रुथ है, लगभग लगभग सत्य है लेकिन प्योर ट्रुथ नहीं होते। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट ओनली शो द एवरेज बिहेवियर, ये औसत बिहेवियर, एवरेज बिहेवियर शो करते हैं। दे आर नॉट यूनिवर्सली ट्रू, यूनिवर्सली ट्रू का मतलब है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देशों में, पूरे विश्व में इसको ट्रुथ, इसको सत्य नहीं बोल सकते। यूनिवर्सली ट्रुथ का मतलब होता है जो हर जगह एप्लीकेबल हो, जो हर जगह सत्य हो। सूरज निकलता है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। पृथ्वी घूमती है, ये सत्य है, हर जगह एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? लेकिन स्टैटिस्टिक्स से निकलने वाले आंसर ऑलवेज ट्रुथ नहीं होते। स्टैटिस्टिकल एरर आर नॉट एरर फ्री लाइक नेचुरल साइंस। जैसे कि नेचुरल साइंस क्या होती है? एरर फ्री, कि साइंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स साइंस की तरह नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में गलतियां होती है, वो हमेशा ट्रुथ, हमेशा सत्य नहीं होती। क्या लिखा है? सांख्यिकी के परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं। भौतिक विज्ञान की तरह, नेचुरल साइंस की तरह सांख्यिकी के परिणाम पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। फीचर वो कमी नंबर 3, ठीक है, नोट कर लो जल्दी आप इसको। बढ़ते हैं कमी नंबर 4 की ओर। कमी नंबर 4, होमोजेनिटी ऑफ डेटा। देखो बेटा, डेटा दो होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस समरूप, एक होते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। एक क्या होते हैं? होमोजीनियस समरूप। अब देखो, होमोजीनियस डेटा जिनको हम लोग समरूप बोलते हैं, होमोजीनियस डेटा कौन से होते हैं? देखो भाई, डेटा दो होते हैं। जैसे आंकड़े मैंने पढ़ा है, एक संख्या में एक्सप्रेस होते हैं, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, संख्या में एक्सप्रेस नहीं होते, क्वालिटेटिव गुणात्मक। ऐसे ही डेटा दो होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस। बेटा होमोजीनियस का मतलब होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, जो हर जगह सेम हो, जो हर जगह क्या हो? सेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 3 4 बंदे हैं, इसकी भी एज ली, इसकी भी एज ली, इसकी भी एज ली और इसकी भी एज ली। तो यहां पे चारों बंदे की मैंने क्या ली? एज ली। यहां पे चारों बंदों की मैंने क्या ली? एज ली। तो यहां पे हर चीज सेम है, एज 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 एज। इसको बोलूंगा होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस डेटा। बेटा एक होता है आपके हेट्रोजीनियस डेटा। बेटा क्या होता है? हेट्रोजीनियस डेटा, जो कि हर जगह सेम नहीं होते, नॉट सेम, जो कि नॉट सेम, सेम नहीं होते। अगेन 4 बच्चे, 1 2 3 4। अब देखो, इसकी मैंने एज ली, इसकी मैंने इनकम ली, इसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ ली और इसकी मैंने क्या ली? सैलरी ली। अब देखो ना, मैंने चारों के डेटा कैसे कैसे लिए? अलग अलग। मैंने चारों के डेटा अलग अलग लिए हैं, ये हो गया हेट्रोजीनियस। तो एक होता है होमोजीनियस, जो हर जगह सेम हो, एक हेट्रोजीनियस जो हर जगह सेम नहीं होते, जो अलग अलग होते हैं। याद रखना, स्टैटिस्टिक्स में होमोजीनियस डेटा आता है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। हेट्रोजीनियस डेटा जो सेम नहीं होते, वो स्टैटिस्टिक्स में शामिल नहीं होते। स्टैटिस्टिक्स में होमोजीनियस डेटा आता है, स्टैटिस्टिक्स में हेट्रोजीनियस डेटा नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्लास के बच्चों की बात करूं, तो क्लास में सबकी एज लूंगा। जब मैं सबकी एज, इसकी एज, उसकी एज, उसकी एज लूंगा। चलो एग्जांपल देखो, तुम एग्जांपल देखो, ठीक है। एग्जांपल देखो बेटा, मान लो क्लास में 4 बच्चे हैं। बेटा कितने बच्चे हैं? अब मैं चारों की एज लूं, 1 2 3 4। बेटा मान लो इसकी एज है 12 साल, इसकी एज है 10 साल, बेटा इसकी एज है 8 साल और इसकी एज है 10 साल। बेटा सबकी मैंने एज ली। अब मैं इन चारों की एज ले ली। अब क्या निकालना है? एवरेज। अब क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है भैया? एवरेज का मतलब होता है औसत, लगभग, या उसको मीन भी बोल सकते हो। एवरेज का मतलब होता है औसत, एवरेज का मतलब होता है लगभग।
अब मैं जब 4 बच्चे ली, मैं इनकी लगभग एज निकालू कि लगभग ये चारों किस एज के आसपास के हैं, लगभग ये चारों किस एज के आसपास के हैं। तो 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, 12 10 22 और 8 30 10 40, तो 40 डिवाइड बाय 4 आ गया 10 वर्ष कि लगभग साढ़े 10 साल के आसपास है। क्योंकि देखो मैंने चारों की एज ली, मैंने क्या ली, मैंने जो है चारों की एज ली, तो मेरे को चला पता कि लगभग लगभग जो है ये चारों 10 साल के आसपास है। अब देखो, अब मैंने लिया एक, वो दोबारा 4 बच्चे, 1 2 3 4। अब देखो बता, मैंने इसकी एज ली 12, इसकी मैंने इनकम ली 10,000 पर मंथ कमाता है, इसका डेट ऑफ ईयर कब पैदा हुआ, सन 2000 में पैदा हुआ। और बेटा इसके लिए मैंने मान लो सैलरी, सॉरी तो हो गया खर्चे, खर्चे कितना खर्च करता है बेटा, मान लो 5000 खर्च करता है। अब बताओ यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे मैंने लिए ईयर, यहां लिए मैंने क्या रुपीस, यहां मैंने क्या लिया डेट ऑफ ईयर की कब जो है किस वर्ष पैदा हुआ, सॉरी बर्थ ऑफ ईयर ऑफ बर्थ। और यहां मैंने क्या लिया, यहां मैंने लिया एक्सपेंडिचर। अब बताओ एक बंदा खर्चा लूंगा, एक बंदा का डेट ऑफ सॉरी बर्थ ईयर लूंगा, एक बंदे की इनकम लूंगा और एक बंदे की एज लूंगा, क्या इन चारों को जोड़ के, इन चारों को जोड़ के और फिर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या ये चल जाएगा पता कि चारों की एज लगभग कितनी है? भाई नहीं चलेगा पता। जब मैं चारों की एज लूंगा तभी चलेगा ना पता कि लगभग चारों किस एज के आसपास है। भाई एक की आप इनकम ले रहे हो, एक की आप एज ले रहे हो, एक की खर्च ले रहे हो। अब आप मिक्सअप कर लोगे, आप कुछ भी शामिल करोगे तो उससे मैं कैसे बोल सकता हूं कि इन सब की एज इतने के आसपास होगी? भाई क्या पता इसकी एज कितनी हो, इसकी एज कितनी हो। इन सबकी अगर लगभग वाली एज पता करने की, लगभग इनकी एज कितनी है, तो सबकी एज शामिल करनी पड़ेगी मेरे को। तो मैंने ऊपर किया कि सबकी एज ली, तब चला पता कि लगभग जो है सारे 10 साल के आसपास के हैं। एक ही एज लेके मैं इन तीनों की एज को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग चीजें लूंगा, अलग अलग चीजें लूंगा तो उससे कुछ भी आंसर नहीं आएगा। अलग अलग चीजें लेने से उससे आंसर नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स में जब आप शामिल करो तो हर चीज सेम लेवल की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनकम ली तो सबकी इनकम लो, अगर मैंने खर्चे लिए सबके खर्चे लो, अगर मैंने बर्थ ईयर लिया सबका बर्थ ईयर लो। ये होता है स्टैटिस्टिक्स। तो वही तो बोल रहा है, क्या कह रहा है कि होमोजीनियस ऑफ डेटा इज एसेंशियल। जो डेटा है उनका समरूप होना, होमोजीनियस होना कैसा है? कंपलसरी। एसेंशियल मींस क्या? जरूरी है। क्या बोल रहा है? द डेटा शुड बी होमोजीनियस इन नेचर। वो प्रकृति में, वो नेचर में होमोजीनियस मींस क्या? आइडेंटिकल या सिमिलर, बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल हूबहू या सेम सिमिलर होने चाहिए अपनी क्वालिटी में। अगर सबकी एज लो, सबकी फिर एज लो, इनकम सबकी इनकम लो, सबके फिर खर्चे लो। हेट्रोजीनियस डेटा इट मींस क्या? अलग अलग, किसी की एज ले रहे हो, फिर किसी की इनकम ले रहे हो, फिर किसी की सेविंग ले रहे हो। नहीं, अगर आप ऐसे लोगे, अब आप डेटा लोगे अलग अलग, आर नेवर कंपेरेबल। आप उनको कंपेयर नहीं कर पाओगे। भाई सिंपल सी बात है, आप एक घोड़े और गधे को आपस में कंपेयर कर लोगे क्योंकि दोनों सिमिलर है, दोनों दिखने में सेम है। अरे आप एक घोड़े और भालू को कंपेयर नहीं कर सकते भाई, उनमें क्या सिमिलर है? कुछ भी सिमिलर नहीं है। समझ में आ गया? आप एक मोबाइल और दूसरे मोबाइल को आपस में कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एक मोबाइल और एक कूलर को आप आपस में नहीं कंपेयर कर सकते। समझ में आ गया? इस याद रखना। तो हेट्रोजीनियस डेटा शामिल नहीं करता क्योंकि इनका कोई कंपेयर कर नहीं सकते, इनका कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। एज लूंगा तो चलेगा, बस आपकी एज कितनी है, एक की एज, इनकम, खर्चा लूंगा तो कैसे आंसर आएगा? रे पागल हो क्या? समझ में आ गया? ये हो गए चौथी कमी कि होमोजीनियस डेटा होने चाहिए, एक रूप या समरूप होने चाहिए। ठीक है, 4 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। पॉइंट नंबर 5, यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली। यस, स्टैटिस्टिक्स को यूज करना तो आसान नहीं है। यस, स्टैटिस्टिक्स को, सांख्यिकी को यूज करना इतना आसान नहीं है भाई। इसको केवल एक्सपर्ट, जिनको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, मेरे को उसकी नॉलेज है, कुछ टाइम बाद तुमको भी स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो तुम और हम इसको यूज कर लेंगे। क्या साइंस वाले बच्चे या कोई और पर्सन जिसको स्टैटिस्टिक्स की समझ नहीं है,
क्या वो यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली। लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बाय डैश ओनली, और फिर ऑप्शन थे एक्सपर्ट्स, कॉमन पीपल, साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स। तो उसका था एक्सपर्ट्स, कि केवल एक्सपर्ट्स ही, केवल जो एक्सपर्ट होते, विशेषज्ञ होते हैं, केवल वो ही स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकता। आप एक रिक्शा वाले के पास जाके बोलोगे, जो आम इंसान है, आप उसके पास जाके बोलोगे कि अंकल ये डायग्राम देखो और डायग्राम देख के बताओ ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है, बता लेगा? वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आप बता लोगे जब मैं पढ़ा दूंगा तब। तो क्या बोल रहा है कि स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी हैंडल्ड एंड यूज ओनली बाय एक्सपर्ट। इनको केवल एक्सपर्ट ही हैंडल और यूज, यहां बाय आएगा बाय, इनको केवल एक्सपर्ट लोग ही हैंडल और यूज कर सकते हैं बाय द पीपल। और एक्सपर्ट कौन होते हैं? पीपल हु हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, वो लोग जिनको स्टैटिस्टिकल टूल की ज्ञान है, इनकी नॉलेज है। ए लेमैन, लेमैन मतलब होता है एक आम इंसान, एक आम इंसान या आम आदमी, एक आम आदमी, एक आम इंसान कैन नॉट हैंडल स्टैटिस्टिकल डेटा। वो सांख्यिकी आंकड़ों का यूज नहीं कर सकता। क्या लिखा है? सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग केवल उन विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिसे इनका पूर्ण ज्ञान हो। अब भैया साधारण व्यक्ति इनका प्रयोग आसानी से नहीं कर सकता। 5 बातें हो गई। आखिरी बात, छठी बात, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। यस, डेटा को कोई भी मिसयूज कर सकता है। अगर मैं हल्की सी एक संख्या में चेंज कर दूंगा ना, तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि अगर मान लो मैं इसमें हल्का सा चेंज कर दूं, 7 6 7, अगर मैं इसको भी काट के 7 कर दूं, तो देखो मेरा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। 7 7 7 21 हो गया। 21 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा जी? 7 आएगा। तो 6.6 से मेरा आंसर 7 बन गया। तो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो सकता है। हल्का सा आपने चेंज किया, पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। अगर मैथमेटिक्स में आपने ऊपर को चेंज किया तो आप जानते हो नीचे तक पूरा आंसर अलग आता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी किया जा सकता है। लोग जो है अलग डेटा लिखकर, वो गलत डेटा लिखकर इसका मिसयूज कर सकते हैं। आपने मूवी देखी है थ्री इडियट्स मूवी में जो चतुर जो होता है, लेक्चर बोलने वाला होता है, लेक्चर में टीचर्स डे पे उसको स्पीच बोलनी होती है। आपने देखा होगा जो आमिर खान है, जो रेंचो है, वो किस तरह से हल्का सा चेंज करता है स्पीच के अंदर और पूरी स्पीच चेंज हो जाती है। वो किस तरह से स्पीच में हल्का सा चेंज करता है और पूरी की पूरी स्पीच जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हल्के से चेंज होने पर पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज होता है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स बोलती है। तो स्टैटिस्टिक्स में भी आप हल्का सा चेंज करोगे तो पूरा निष्कर्ष, पूरा रिजल्ट गलत आएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए फीचर नंबर 5 जोड़ा गया कि केवल एक्सपर्ट यूज करेंगे। अरे नॉर्मल इंसान तो कुछ भी कर देगा, नॉर्मल इंसान तो कुछ भी कर देगा, वो तो गलत कर देगा। इसलिए केवल एक्सपर्ट यूज करेंगे ताकि इस मिसयूज मींस इसका दुरुपयोग ना कर सके। क्या बोल रहा है? द मोस्ट सीरियस, सबसे ज्यादा सीरियस लिमिटेशन, समस्या ये है इज दैट एनी पर्सन कैन मिसयूज स्टैटिस्टिक्स। कोई भी व्यक्ति स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज कर सकता है। ही कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर टू मिसलीड अ कॉमन मैन। एक कॉमन मैन, एक आम आदमी को मिसलीड, गुमराह करने के लिए वो अपने अनुसार कोई भी कंक्लूजन, इट मींस कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता है। मैं चाहूं अपनी मार्कशीट में, चलो आप देखो, आप खुद सोचो, जो आपके मार्क्स आते हैं, जो मार्कशीट में आपके मार्क्स आते हैं, उन्हीं के बेस पर आपकी क्या आती है? परसेंटेज। अगर आप हल्के से मार्क्स में चेंज कर दो, क्या आपकी परसेंटेज में चेंज नहीं होगा? अगर आप हल्के से मार्क्स में चेंज कर दोगे, आपकी परसेंटेज में चेंज होगा और आप अपने घर वालों को गुमराह कर सकते हो। तो ये तो बोल रहा है यहां पे कौन मैन हो गए? घर वाले। मिडिल मींस गुमराह,
और यहां आप कौन हो? गुमराह करने वाला। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने अपनी मार्कशीट में चेंज किया। तो एक इंसान अपने कंक्लूजन को, अपने रिजल्ट को अपने अनुसार चेंज कर सकता है और गुमराह कर सकता है। इसलिए स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत ही सॉफ्टनेस से यूज किए जाने चाहिए, अदरवाइज इनका मिसयूज हो सकता है। तो ये थी स्टैटिस्टिक्स की कमी जो कि एग्जाम में 6 नंबर में आती है। तो भैया हमने पढ़े आज इसके फीचर्स, 4 फीचर्स पढ़े 4 नंबर के लिए और 6 कमी पड़ी 6 नंबर के लिए। तो आज की इस क्लास में आई थिंक इतना सफिशिएंट है, जो आज मैंने पढ़ाया इतना काफी है आपके लिए। ठीक है बच्चों, अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इस नए लेक्चर के साथ। इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच। एक प्यारी सी स्माइल कर दो, ठीक है, मेरी वीडियो देखते हुए। ठीक है, अच्छी स्माइल करो। तो ओके, थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआओं में याद रखना।